नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरेंद्र। पीएम मोदी इस समय गुजरात के दौरे पर है, जहां उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की तो जनता के साथ सीधा संवाद भी किया है। पीएम दौरे में क्या रहा खास, दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से। चर्चा करेंगे क्यों संविधान के 130वें संशोधन पर छिड़ गई है सियासत। इस संशोधन के द्वारा मोदी सरकार ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को बढ़ावा देने का एक बड़ा प्रयास किया है। होगी बात फिजी के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान हुए दोनों देशों के बीच समझौतों की भी। बताएंगे मौसम का हर अपडेट। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चाहे जितना दबाव आए, सरकार लघु उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देगी। स्वदेशी का दिया मंत्र। अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा, भारत फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को दी नई ताकत। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण, गतिशीलता, मानकीकरण और व्यावसायिक सहयोग सहित कई क्षेत्रों में हुए समझौते। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर घेरा। कहा, किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी जेल से सरकार चलाने का अधिकार नहीं। इसे लोकतंत्र के लिए बताया अपमानजनक। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ते बंद। मैदानी राज्यों में कई शहर, गांव, खेत खलियान बाढ़ की चपेट में। टोक्यो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू की शानदार वापसी। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। चानू ने कुल 193 किलोग्राम उठाकर स्नैच और क्लीन एंड जर्क में तोड़ा कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय लघु उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों और छोटे दुकानदारों के हितों की रक्षा की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के बाद विशाल जनसमूह को अब से कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने दुनिया में आर्थिक स्वार्थ की राजनीति का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों का कभी अहित नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री ने मजबूत लहजे में कहा कि दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। आप सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात यात्रा के आज पहले दिन बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार भी राज्य को दिया है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। रेल लाइन दोहरीकरण और गेज परिवर्तन परियोजनाओं से यात्रियों को आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने कटोसन रोड और साबरमती के बीच यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही बेचराजी से कार लोडेड मालगाड़ी सेवा का भी शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने सड़क निर्माण, अहमदाबाद, मेहसाणा और गांधीनगर में विद्युत वितरण, स्लम विकास और शहरी अवसंरचना जैसी अहम परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद पश्चिम में नए स्टाम्प एवं पंजीकरण भवन और गांधीनगर में राज्य स्तरीय डेटा संग्रहण केंद्र की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गुजरात सहित देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60-65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा ताकि वो इंपोर्ट में भी खेल कर सकें, घोटाले कर सकें। लेकिन आज देश ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत का आधार बना दिया है। प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए देशवासियों से खास अपील भी की है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि देश में बने उत्पादों को ही अपनाया जाए, यानी स्वदेशी का मंत्र उन्होंने दिया है। हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे। प्रधानमंत्री ने देश की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का भी सराहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार आतंकियों पर एक्शन नहीं लेती थी, लेकिन आज आतंकवादियों और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं, चाहे वो कहीं भी छुपे हों, उनके घर में घुसकर मारते हैं। दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। बावीस मिनिट में બધું સફા ચટ કરી નાખ્યું। અને સેંકડો કિલોમીટર અંદર જઈને નક્કી કરેલા નિશાન પર જ વાર કરીને આતંકવાદની નાભી પર હુમલો કર્યો આપણે। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया है। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद पहुंचने पर आज स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों तरफ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने उत्साहित जनता का अभिवादन स्वीकार किया। और आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले नेता को 31वें दिन पद छोड़ने से जुड़ा 130वां संविधान संशोधन को लेकर देश में एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ती दिखाई पड़ रही है।
गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से इस बदलाव द्वारा सार्वजनिक जीवन में शुचिता और नैतिकता को बढ़ावा देने की बात कही है, तो विपक्षी दलों पर जेल से सरकार चलाने की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दल इस बिल के द्वारा विरोधी नेताओं को घेरने की आशंका जता रहे हैं, तो सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि इससे भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी। मोदी सरकार 130वें संविधान संशोधन के माध्यम से जिस तरह से राजनीति में नैतिकता स्थापित करने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर पक्ष विपक्ष में राजनीतिक खींचतानी शुरू हो गई है। बीते मॉनसून सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संसद में पेश किया, जहां से इसे जेपीसी में भेजने का फैसला हुआ है। एक बार फिर से अमित शाह ने सार्वजनिक जीवन में गिरती शुचिता और नैतिकता पर सवाल खड़े किए हैं और इस बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है? जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। ऑर्डिनेंस बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है। जहां मोदी सरकार इस बिल के माध्यम से राजनीतिक जीवन में जवाबदेही तय करने की बात कह रही है, तो कई विपक्षी दल इस बिल की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम लोग इसे मानने वाले नहीं हैं। हम आपकी नीयत भी समझ रहे हैं और आप किस मकसद से ला रहे हैं उसको भी समझ रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इंडिपेंडेंट कर दीजिए। इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होगा उनके अपॉइंटमेंट में। आप यूएपीए में डाल देंगे किसी को, यूएपीए लगा दिए। बीएनडब्ल्यूएस के और पीएमएलए के कई सेक्शंस हैं, आप डाल दीजिए, आराम से बैठिए। 30 दिन नहीं, 3 महीने बेल नहीं होगी। जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस जैसे सोच वाले दल के नेता खुद को बचाने के लिए कानून बनाते थे, तो पीएम मोदी खुद को भी जनता के प्रति जिम्मेदार बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना पड़े। 3 चीजों से ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। संसद द्वारा इस बिल को जेपीसी में भेजा गया है, लेकिन कुछ विपक्षी दल जेपीसी में शामिल नहीं होने की बात कह रहे हैं। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों के विरोध करने से देश काम करना बंद नहीं कर देगा और जेपीसी अपना काम करेगी। अमित शाह ने कहा कि जब संविधान बना था, उस समय संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग जेल से सरकार चलाएंगे। इस बीच विपक्ष के कुछ नेता फिर से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा इस बिल के गलत इस्तेमाल की संभावना जता रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि विपक्षी दल ना तो कानून को मान रहे हैं और ना ही संवैधानिक संस्थाओं को। ये बिल अव्वल तो आप पास नहीं करवा पाएंगे, नहीं तो ये सर्वोच्च न्यायालय में 1 मिनट टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल जो स्पिरिट है लॉ का, उसके खिलाफ। इनसे पूछो, इन पे किसी पे विश्वास नहीं है। न भारतीय संविधान पे विश्वास, न भारतीय संसद, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, उस पे विश्वास, न किसी एजेंसी पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, किसी भी विश्वास नहीं। अरे किस पे विश्वास है? 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ये पेश करते समय भी गृह मंत्री जी ने बताया और राज्यसभा में भी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो प्रस्ताव वो लेकर के गए थे, उसको पेश करते समय भी बताया, जिसको भी अपोजिशन ने विरोध किया। इस सत्र में ये भी हमें देखना पड़ा कि ये तो प्रोग्रेसिव लॉ है।
भले ही 130वां संविधान संशोधन को अभी जेपीसी और संसद का लंबा वैचारिक मंथन का सफर तय करना बाकी हो, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से सियासत हो रही है उससे ये साफ है कि इस संशोधन पर लंबी राजनीतिक बहस जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष, भ्रष्टाचार पर वार, जेल से नहीं चलेगी सरकार, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार पे अगर वार होगा तो जेल से सरकार चलने की गुंजाइश नहीं बचेगी। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा अजय वर्मा, नेता कांग्रेस पार्टी के, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि विपक्ष खासतौर से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए अगर इस प्रकार की एक अनुशंसा की जा रही है कि आगे उस पर बढ़ा जा रहा है, तो विरोध क्यों? क्योंकि जेल या बेल का पूरा मामला तो कोर्ट से तय होता है। कोर्ट में सरकार नहीं होती, वहां न्यायपालिका है जो कि देश में अपने आप में स्वतंत्र तरीके से काम करती है। फिर ये विरोध क्यों? देखिए, इसका खाली विरोध अपोजिशन ने करी, पूरा हिंदुस्तान आज का विरोध कर रहा है। इसमें छोड़ दीजिए भाजपा का आईटी सेल, इनके प्रोपोगंडिस्ट, इनके नेता, इनके एमपी, इनके मिनिस्टर और इनकी सरकार। ये एक्चुअली में सरकार का नया प्रोपोगंडा है, नई रणनीति है, नई क्रोनोलॉजी है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट करके उन्हें गिराना। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑपरेशन लोटस। पूरे बुद्धिजीवी हिंदुस्तान के कह रहे हैं भाजपा को छोड़कर कि इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑपरेशन लोटस। चुनी हुई सरकार को गिराइए और वहां अपना प्रभुत्व कायम करिए। झूठे, सच्चे, असली, नकली, ऊंचे नीचे, छोटे बड़े मुकदमों के तहत। सर कैसे गिरा देंगे? संविधान सर कैसे गिरा देंगे? मतलब ये सरकार कैसे गिरा देंगे? कोर्ट से बेल होती है, उसमें सरकार का क्या लेना देना? मैं बताता हूं कैसे गिरा देंगे। अभी आपने देखा वोट चोरी करके किस तरह से 6 स्टेटों में सरकार बदल दी गई है। सर प्रूफ नहीं आया, अभी प्रूफ नहीं आया। मैं इस विषय पे आता हूं। अभी वोट चोरी वाले मामले पे रहते हैं, अभी इस पे आते हैं कि कैसे सरकार गिरा देंगे, वो उसका उदाहरण बताइए। या तो आप मेरे उदाहरण सुनते रहिए, बीच बीच में टोकिए मत प्लीज। नहीं सर, समय की सीमा होती है और अगर आप मुद्दे पर हैं तो बिल्कुल बात चलती रहेगी। सीमा होती है, आप अपनी सीमा रखिए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे उदाहरण सुन लीजिए। ये मेरा अपना मत है, संसार का मत है। आपका मत में कोई टोकता है या रोकता? चलिए सर, मुद्दे पे आते हैं। आइए मुद्दे पे आते हैं। आप मैं महत्वपूर्ण नहीं, मुद्दा महत्वपूर्ण। आइए, आप विरोध करिए, करते रहिए, हमें इसका कोई फर्क कोई पड़ेगा। हम विरोध कर रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो चलाना है वो चलाएंगे। तो हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। मतलब आपको जो बताना हम ध्यान से। अरे सर मुद्दे पे आइए। अब आप फिर तकरीर करने लगते हैं। जब मैं आपको समय दे रहा हूं, आप तकरीर कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप टोक रहे हैं। मुद्दा है। नहीं तो यही मुद्दा नहीं है ना। अब आप कह रहे हैं कि हम आपको दिखाना वो दिखाइए, हमको जो बताना। आप तकरीर मत कीजिए सर, आप मुद्दे पे आइए। मुद्दा ये है कि सरकार कैसे गिरा देंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सरकार कैसे गिरा देंगे, वो तरीका क्या है? जी, हिंदुस्तान के किसी आधार कार्ड में 000 वो तो एक आधार कार्ड मुझे अपने टीवी पे दिखा दीजिए। सब में एड्रेस होता है, गांव का नाम होता है या मोहल्ले का नाम होता है। वोटर लिस्ट में मैं हिंदुस्तान के हर स्टेट की 6 स्टेटों में 000, 3 घर के मकान में 300 वोट, 150 वोट, 53 वोट, 50 वोट, 103 वोट। तो ये तरीका है सरकार गिराने का। ये तरीका है चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जाने का। अरे भाई, आपने गोधरा कांड भी देखा था। आपने ये भी देखा कि तड़ीपार किस तरह से गृह मंत्रालय देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सर आप जहां तक पहुंच गए हैं तो सुनिए, फिर आप राजनीतिक बात कर रहे थे। देखिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा था। आपसे मैंने बड़ा क्लिष्टता से पूछा कैसे गिराएंगे। अब आपने जो कहा 000, उसके लिए चुनाव आयोग ने कह दिया कि अगर उस पर मकान नंबर नहीं दिया गया, किसी के पास घर नहीं, तो उसका वोट नहीं होगा। ये नहीं हो सकता, उसका वोट बनेगा। उसका भी आया। और आप कहां पहुंच गए, वो सारा चीजें न्यायपालिका से तय हो चुकी। ठीक है, कुछ और मेहमान भी उनको शामिल कर लेते। धनंजय गिरी जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इस प्रकार से सरकार गिराने का काम करने की मंशा से इस प्रकार का बिल लेकर आए। धनंजय जी। आरेंद्र जी, नरेंद्र मोदी के नैतिक बल के सामने आज नेशन नतमस्तक है। हर कोई ये कह रहा है कि मोदी जी ने जिस बिल में उनके नैतिक बल का तकाजा है कि सीएम के मंत्रियों के साथ साथ पीएम को शामिल किया, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 39वें संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री को कानून के दायरे से बाहर किया था। कांग्रेस क्यों कलबुलाई हुई है, किस लिए घबराई हुई है? आखिर भ्रष्टाचार के को शिष्टाचार समझने वाली कांग्रेस पार्टी को घबराना लाजिम है, स्वाभाविक है कि वो घबराए। और हमने नैतिक मूल्यों के स्तर को नहीं गिरने दिया। जब जिद्दी दाग होने लगे, जब दाग अच्छे हैं कहने लगे राजनीति में लोग। अब मान लीजिए कि नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ के घोटाले में आदरणीय सोनिया गांधी, परम आदरणीय राहुल गांधी दोनों बेल पर चल रहे हैं और तरह तरह तमाम तरह की बातें।
जिस तरह से आपने 0-0 की बात बताई, उसी तरह से तमाम अनर्गल प्रलापों के बीच में। और नहीं, देश की लेकिन जनता धनंजय ये जी, देख रही है। उनकी आशंका ये है कि आप कोई एक गलत मुकदमा, झूठा मुकदमा आरोप लगाकर सरकार गिरा सकते हैं। वो एक बड़ी आशंका की ओर कह रहे हैं कि साहब ऐसे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। वो ये आशंका जता रहे हैं जी। लेकिन तो क्या इसका मतलब जेल से सरकार चलने दिया जाए? क्या जेल से इंस्ट्रक्शन चलकर सरकार चले? हम ये कह रहे हैं कि इसका जवाब आदरणीय अमित शाह जी ने खुद आज दिया कि अगर कोई हम लोग किसी पर कोई गलत आरोप लगेगा, कोई गलत मुकदमा होगा, तो उसके लिए क्या न्यायालय नहीं है? न्यायालय के पर विश्वास नहीं है। और हम लोग आप ये बताएं कि लगातार जिन लोगों पर केस हुआ, जगन मोहन रेड्डी हो, लालू यादव हो, जगन्नाथ मिश्रा हो, जय जयललिता, एम करुणानिधि, आर पिल्लई, पी.के. सुंदरनी और तमाम जो लोगों पर आरोप लगे, केस मुकदमा हुआ, जेल गए, तो क्या हम सरकार में थे? वो तो कांग्रेस के सरकार में ही हुए हैं। वो चाहे सुखराम का मामला हो, चाहे कलमाड़ी का मामला हो, ये तमाम तो इन्हीं के काले कारनामों, कांग्रेस के करप्शन की ही उपज रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझने का जो लगातार इनका प्रयास है, और आप जब इनसे मुद्दों पर बात करेंगे तो ये बिना मुद्दे की बात करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी को देखिए, उन पर आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया। आज जब कोर्ट से सारा कुछ बरी हो गया, फिर भी उसी बात को ठीक है, क्योंकि वो एक इतिहास हो चुका है राजनीतिक, उसका माइलेज लेना अलग बात है। उनके नैतिक बल के सामने ठीक है। विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, मैं आ रहा हूं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद। विजय जी, क्या ये एक राजनीतिक हथियार के तौर पर मौजूदा सरकार इस्तेमाल करे, जैसा आरोप लगा रहा है विपक्ष का पार्टियां, या फिर अपने आप में एक बड़ा बदलाव लेकर ये व्यवस्था आएगी, संशोधन आएगा जो कि देश की सार्वजनिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव का वाहक बनेगा? विजय जी। नरेंद्र जी, पहला सवाल यह है कि जो हमारे मित्र लोग हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या जेल में सरकार चलाना या भ्रष्टाचार के आरोप वो ठीक है क्या? आप इससे सहमत हैं क्या? पहला सवाल ये है कि कोई जेल में रहे और सरकार चलाए, ये सवाल सहमति का पहला मूल प्रश्न ये है। तो इस मूल प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे रहा। दूसरी बात है कि जो बात अजय जी ने भी कही, वो विद्वान लोगों में से ये चिंता हो सकती है, इस चिंता को मैं खारिज नहीं कर रहा। तो अभी जब जेपीसी की मीटिंग होगी, क्योंकि बिल को एक प्रपोजल है, जब बिल आता है तो वो एक आइडिया होता है, समझे, एक बेसिक आइडिया होता है, और जेपीसी बनाई गई है बिना डिमांड के भी, जो होम मिनिस्टर साहब ने, तो उसमें आपके पास पूरा मौका है कि आप सारे सेफ गार्ड्स पर चर्चा करें, ठीक है। और ये सारे सेफगार्ड्स, जिसकी मैं चिंता समझता हूं कि वाजिब चिंता, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगी कोई भी सरकार। और इसको एक और समझने की बात होती है कि ये जो कानून लेकर आए हैं, या तो 100 साल तक अमित शाह जी होम मिनिस्टर रहेंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, ये तय हो गया है, तो हमेशा वही करेंगे। राजनीति में, लोकतंत्र में तो सरकारें बदलती रहती है ना। तो ये कानून तो तब भी रहेगा जब ये सरकार नहीं रहेगी, मान लीजिए जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहे। और ये चिंता, ये जानकारी उनको भी होगी कि सत्ताएं तो बदलती रहती हैं, आज नहीं बदलेगी 10 साल बदलेगी, लेकिन कानून तो 10 साल में बदलने वाला नहीं, कानून तो बन गया है। तो क्या सरकार अपने गले में घंटी बांधना चाहती है, ऐसा आप समझते हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक ऐसा नहीं है ना। तो ये बेसिक सवाल है, इस पर सारी बातों को करना चाहिए। बाकी जो निटी ग्रिटीज हैं जिन पर टाइम होनी चाहिए, मुझे तो हैरानी हुई कि जेपीसी को लेकर कुछ हमारे अपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट करने की बात कही है। तो ये तो एंटी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जी, समझे। और जब ये कहा जाए कि नहीं, पार्लियामेंट जेपीसी में तो बहुमत सरकार का रहेगा, तो ये तो जब से जेपीसी का बना हुआ है डिजाइन, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में ही जो है बहुमत वाले लोग ही फैसला करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था कहा जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था चली आ रही है, बिल्कुल ये सच बात है। अजय जी, मेरा पॉइंटेड सवाल ये है कि जो बात, एक मूल सवाल विजय जी ने उठाया कि क्या जेल से सरकार चलने की व्यवस्था बने रहना, क्या ये अपने आप में एक विकल्प हो सकता है? एक मूलभूत सी बात। दूसरी बात यह कि किसी कानून के दुरुपयोग की संभावना के चलते क्या उस प्रकार की व्यवस्था कानून को लाया ही ना जाए, क्योंकि हमने बहुत से अभी तक के मौजूदा कानूनों में दुरुपयोग की स्थितियां भी देखी हैं, जो आईपीसी था या अभी जो भारतीय संहिता बन गई, उन सब तमाम चीजों को लेकर। तो क्या इस डर से कोई कानून नहीं बनेगा कि उसका दुरुपयोग हो सकता है, और क्या जेल से चलने की व्यवस्था होनी चाहिए? मैं पॉइंटेड 2 चीजों पे, इन 2 चीजों पे आपसे जवाब चाहता हूं। अजय जी। देखिए, विजय जी बुद्धिमान आदमी है, बढ़िया आदमी है। पहले एक चैनल पे अच्छे एंकर थे, कई डिबेटों में इनके साथ रहा, आजकल पत्रकार के बाद नेता हो गए, तो अब इनके पास ड्यूल और ट्रिपल। नहीं, माफ कीजिए, आप नहीं, नेता नहीं, ये गलत शब्द आप इस्तेमाल करें, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो नेता नहीं है। अजय जी, ये गलत बात, व्यक्तिगत मत होइए, वो नेता नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उसी हैसियत से उसी तरीके से बैठे हैं। आपको तो टोकने की आदत है सर, बिल्कुल होगी, आप गलत बोलेंगे, और हमने आपको बड़ा ईमानदारी से, विनम्रता से आपको आमंत्रित किया, लेकिन आप उनके बारे में गलत क्यों बोल रहे हैं? वो नेता क्यों है सर? वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, वो नेता नहीं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं।
जी नहीं, आप गाली दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी को आप गाली दे रहे हैं। मैंने कब गाली दी उनको? कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? नेताओं को इस तरह से ले रहे हैं जैसे गुंडे हो नेता। नहीं, सुनिए, नहीं, आप वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सुनिए, देखिए, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए अजय जी, आप मुद्दे से अलग हट रहे हैं। मैंने ये कहा उनको आप नेता मत कहिए, वो वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से बैठे हैं। आप एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धनंजय जी कर रहे हैं, वो आप दोनों लोग राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, गलत बात आपने बोली, इसलिए मैंने आपको टोका, और आप अननेसेसरी चीजों का समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे पॉइंटेड दो चीजें पूछ रहा हूं कि क्या किसी संभावना कोई दुरुपयोग हो सकता है कि क्या कानून नहीं बनना चाहिए? मेरा पॉइंटेड सवाल है, अब जवाब आपसे चाहता हूं। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे जवाब दीजिए। संसार के लोग नरेंद्र मोदी को नेता मानते हैं, आप नेता से ऐसे चल रहे हैं जैसे जहर आपको लगता है। अरे आप क्या आप अतार्किक बातें कर रहे हैं अजय जी? सभ्यतापूर्ण तरीके से मुद्दे वाली बात करते हुए करिए। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपका कोई तर्क होना चाहिए ना, कुतर्क क्यों कर रहे हैं आप? तर्क पे आइए। क्या कांग्रेस के पास तर्क नहीं है? क्या कांग्रेस के पास तर्क नहीं है? मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, आप कहां चले गए? उनको अपमानित कर रहे हैं आप, उनसे माफी मांगिए। नेता कोई बुरा शब्द नहीं है, मैंने उनके अरे सुनिए अजय जी, वो नेता नहीं है, वो पत्रकार हैं। मैं आपको अभी किसी और पद से सुशोभित कर दूं जो आप नहीं है, तो वो गलत होगा। आपने उनको नेता का, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। वो नेता नहीं है, वो तकरीर नहीं कर रहे हैं। अरे छोड़िए आप अजय जी, क्यों आप बेवजह बर्बाद कर रहे हैं टाइम? आप अरे कैसी बात कर रहे हैं? विजय त्रिवेदी जी, सच बात है, उनकी वो बड़प्पन, वो विषय नहीं है, विषय बहुत बड़ा है। अगर आप पे तर्क नहीं है तो छोड़िए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अजय जी, आप पे तर्क है? अजय जी, मुद्दे पे आप पे तर्क है? ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास तर्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास इस मुद्दे पे बहस करने के लिए तर्क नहीं है। अजय वर्मा जी एक तर्क नहीं दे पा रहे हैं इस विषय पे बात करने के लिए। धनंजय जी, ठीक है, नहीं, गलत बात आप कर रहे हैं, गलत बात आप कर रहे हैं, और आपने गलत तरीके से शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है धनंजय जी, वो उनके पास तर्क नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सरकार गिरा देंगे। आवाज धीमे कर दीजिए, अजय जी की आवाज कम कर दीजिए, क्योंकि वो उनको तार्किक बहस नहीं कर रहे हैं। धनंजय जी, देखिए आनंद जी, ऐसा है ना कि कुतर्कों के सहारे ही कांग्रेस खुद को चला रही है, और अपने करप्शन के दाग को छुपाने के लिए कांग्रेस परेशान नजर आ रही है। कांग्रेस में अगर आप इनसे बात करें कि भाई क्या कोई जेल से चलाना चाहिए, इज इट लॉजिकल, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जैसा विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई आप अपनी असहमतियां दर्ज कर दिया, असहमतियों का सम्मान ही तो लोकतंत्र है। आप हमसे असहमत हैं, लेकिन आप हमारे साथ हैं। हमारे पुरखों ने इसी असहमति की तो फसल बोई है कि इसी लहलहाता वो लोकतंत्र तो उसी की बानगी है ना, कि असहमत हो लेकिन एक दूसरे के साथ हैं, हम डायलॉग करेंगे। जैसा कि आज अमित शाह जी ने अपने कहा कि संवैधानिक दायरे में किसी बिल के खिलाफ विचार व्यक्त करने और उसे खिलाफ वोट देने का अधिकार है। धनंजय जी, नंबर गेम में, संविधान संशोधन में 2/3 बहुमत चाहिए। नंबर गेम में मौजूदा वक्त में आपको दिक्कतें पेश होने वाली, कैसे इसको पास कराएंगे जेपीसी की संशोधन के आने के बाद में इसको? आनंदो जी, ये नरेंद्र मोदी जी का नैतिक बल है कि नेशन पूरा उनके सपोर्ट में लगातार, जब से राजनीति में नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ है, भाजपा का जो नारा था भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति, आज देश उसको नारे को नीतियों में महसूस कर रहा है, और नेशन उनको सल्यूट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कहा है। ठीक है विजय जी, समय बड़ा सीमित है, संक्षेप में आपको लगता है कि ये बड़ा आसान होगा नंबर गेम के आधार पर मौजूदा वक्त में आगे बढ़ने के लिए? नहीं, मुश्किल काम है जी, लेकिन उसके बाद भी आप यदि कोई फैसला कर रहे हैं तो आपने कुछ नीति में, और लोकतंत्र में क्या होता है जी, जो विपक्ष के पास है वो कन्विंस करे सरकार में या सरकार के सहयोगी दलों को कि भाई ये ठीक नहीं है, ये पॉलिटिकली खिलाफ है, पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है। सरकार के पास ये मौका है कि वो और दलों को सहमत करे, यही तो होता है। ऐसा तो नहीं है ना, लोकसभा में नंबर गेम से ही सारा काम नहीं चलता, वहां पर आप कैसे सहमति बनाते हैं। और अभी तो सरकार ने पिछले दिनों भी कई बिल संसदीय ये संविधान संशोधन पास किए हैं। मुश्किल काम है, तो उस मुश्किल में भी वो रिस्क लेकर भी अगर सरकार आगे बढ़ रही है तो उनका कोई प्लान होगा। इतना आसान काम नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक के नंबर आज उनके पास नहीं है, उसके बाद भी वो जा रहे हैं, तो वो एक ये उन्होंने अपनी इमेज बनाने की कोशिश की, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप भी, विपक्ष के पास भी ये मौका है कि वो इस लड़ाई के साथ आए और वो बताए कि भाई हम इस बिल के साथ हैं, मंशा के साथ हैं, लेकिन इसके ये सेफगार्ड्स होने चाहिए, ये हमारी बिल्कुल उसके चेक एंड बैलेंसेस होने की व्यवस्था करने के लिए ही शायद समृद्ध विपक्ष की जरूरत है, और वो तार्किक बहस हो। अजय जी, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार आपसे जब बात होगी तो आप बड़ा तर्कों के साथ आएंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, हमारे साथ वक्त देने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। Do you feel conscious while smiling?
Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फिजी के प्रधानमंत्री इस समय भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज फिजी के प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में समझौते हुए तो आपसी हित के मुद्दों पर विस्तार से बातचीत भी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिजी भले ही महासागरों से बटे हुए हों, लेकिन दोनों देशों की आकांक्षाएं एक ही नाव पर सवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में फिजी के प्रधानमंत्री सितेवेनी लिगामामादा राबुका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और फिजी के बीच लंबे पुराने रिश्तों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें प्रमुख रूप से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने और एक लचीले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के विषय को शामिल किया गया। भारत और फिजी के बीच स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण, गतिशीलता, मानकीकरण, ICET और व्यावसायिक सहयोग सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिजी भले ही महासागरों से बंटे हुए हों, लेकिन दोनों देशों की आकांक्षाएं एक ही नाव पर सवार हैं। हम दोनों फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री जी की ओशंस ऑफ पीस एक बहुत ही सकारात्मक सोच है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम फिजी का स्वागत करते हैं। इंडिया एंड फिजी मे बी ओशंस अपार्ट, बट आवर एस्पिरेशंस सेल इन द सेम बोट। हम ग्लोबल साउथ की विकास यात्रा में भी सहयात्री हैं। हम एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण में भागीदार हैं जहां ग्लोबल साउथ के इंडिपेंडेंस, आइडियाज और आइडेंटिटी को सम्मान मिले। वी बिलीव दैट नो वॉइस शुड बी इग्नोर्ड एंड नो नेशन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। भारत और फिजी ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का
निर्णय लिया है। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। फिजी की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्रों में हम अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री रंबुका और फिजी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देशों ने तय किया है कि फिजी यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लिए भारतीय शिक्षक भेजे जाएंगे और फिजी के पंडित भारत आकर प्रशिक्षण लेंगे और गीता महोत्सव में भी भाग लेंगे। हमने तय किया है कि फिजी यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लिए भारतीय शिक्षक भेजा जाएगा और फिजी के पंडित भारत आकर प्रशिक्षण लेंगे और गीता महोत्सव में भी भाग लेंगे। यानी लैंग्वेज से कल्चर तक रिश्ते और अधिक गहरे होंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के तहत सुआ में 100 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। साथ ही डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंसेज भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वहां जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम गुणवत्ता वाली दवा हर घर तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2014 की फिजी यात्रा का जिक्र किया और कहा कि ये 33 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। उन्होंने कहा कि उस समय दोनों देशों ने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन यानी FIPIC की शुरुआत की थी। उस पहल ने न केवल भारत फिजी रिश्तों को बल्कि पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दी है। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात बदलते बिहार की। पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर नजर आ रहा है। गुरुग्राम में काम करने वाले राजकुमार, छपरा के रजनीश कुमार झा और मधुबनी के रंजीत कुमार यादव को अब बिहार में ही अपने घर के आसपास काम मिल गया है। काम मिलने की ये खुशी घर के पास ही मिलने से दोगुनी हो गई। और कैसे इनकी जिंदगी और इनके परिवार बदल रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।
जब पिता या परिवार के अन्य सदस्य काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं तो परिवार टूट जाता है और बच्चों के पालन पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिहार में विगत 20 वर्षों से एनडीए की सरकार ने इस समस्या से उबरने के लिए लगातार काम किया है। आज बिहार में उद्योगों का जाल है और इस इंडस्ट्री में बिहार के लोग बाहर के राज्यों से आकर अपने ही घर में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बात बदलते बिहार की में देखिए बदलते बिहार की कहानी, बिहारी कामगारों की जुबानी। आज बिहार विकास की नई गाथा लिख रहा है। अब यहाँ हुनर को पहचान मिल रही है, युवाओं को अवसर और परिवार को सहारा। राजकुमार जो गुरुग्राम में काम करते हुए परेशान रहते थे, अब अपने ही प्रदेश में रोजगार पाकर खुश हैं। पहले मैं गुरुग्राम में काम कर रहा था, वहाँ बहुत कठिनाई हो रही थी। वहाँ के बाद जो है सो हम लोग यहाँ आ गए। बिहार में बहुत अच्छी लग रही है। घर में जो है सो है, घर से परिवार से मिलते हैं, गांव समाज हर आदमी से मिलते हैं, हर चीज़ का यहाँ जैसे होता है। दिल्ली में काम करने वाले छपरा के रजनीश कुमार झा को जब बिहार में ही काम मिला तो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। हम दिल्ली कापासेरा बॉर्डर पर रहते थे, वहाँ रहने में बहुत परेशानी होती थी। पानी वानी का भी, कमरे का, आने जाने का टिकट नहीं मिल पाता था। अब ये मुजफ्फरपुर में कंपनी आने से हम लोगों को बहुत सुविधा मिल गया। घर से आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मधुबनी के रंजीत कुमार यादव कहते हैं कि घर के पास ही रोजगार मिलने से जिंदगी पहले से कहीं आसान हो गई है। सर हम पहले लुधियाना में काम करते थे, यानी कि जाने आने में हमको बहुत दिक्कत परेशानी हुआ करता था। यहाँ पर यानी कि बहुत यानी कि खुशी महसूस हो रहा है। यहाँ पर अपना बिहार में कंपनी बना है और यहाँ पर काम करे, जब मर्जी तब घर पहुँच जाते हैं, पावन त्योहार में घर पहुँच जाते हैं। बदलता बिहार अपने लोगों को घर पर ही दे रहा है रोजगार और नया विश्वास। रिवर्स माइग्रेशन का मुद्दा बिहार ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन चुका है। बात बदलते बिहार की में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बिहार में माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन में तब्दील हो चुका है। कल फिर हम दिखाएंगे आपको बिहार में सफल रिवर्स माइग्रेशन की कहानी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मैं हूँ बैटिंग खिलाड़ी फ्रॉम खेलते रहो प्राइवेट लिमिटेड। आजकल गेमिंग और बैटिंग ऐप बहुत ट्रेंड हो रहा है। ढेर सारे गेमिंग ऐप आपको मौका देते हैं खेलने और कमाने का, तो इस गंगा में हम भी हाथ धो लिए। नकली गेमिंग ऐप बना के खेलते खेलते मैं कभी आपसे आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग लेता हूँ, कभी फ्रॉडुलेंट पेमेंट गेटवे का लिंक दे देता हूँ और कई बार तो गेमिंग के एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट कर लेता हूँ। मुझे तो स्पोर्ट्स कार लेनी है, क्यों खेलोगे ना? रुको, गेमिंग प्लेटफॉर्म सही है या नहीं वेरीफाई करो। पेमेंट प्रोसेसर पर रिसर्च करो, उसका यूजर एग्रीमेंट पढ़ो। फेक ऐप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात मौसम के मिजाज की। गुजरते मानसूनी मौसम में हो रही भारी बारिश से इन दिनों देश के तमाम राज्य हलकान हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से संपर्क कट गए हैं, तो राहत और बचाव काम में भी
मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इधर मैदानी राज्यों में नदियों में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं तो फसलों को भी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कई राज्यों के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। देश के अलग अलग इलाकों में हो रही मानसून की भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं तो कई इलाकों में भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना जुटी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे पूरे इलाके का मौसम खुशनुमा हो गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई जगह पर सड़कें भी अवरुद्ध हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल के 12 में से 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं लाहौल घाटी में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शिंकुला दर्रे में हुए ताजा हिमपात के कारण फिलहाल दारचा चिंकुला पदुम सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कांगड़ा जिले में व्यास नदी पूरे उफान पर है। यहाँ के पंजाब से सटे नूरपुर, इंदौरा तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच शिमला शहर में तेज बारिश हुई। यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देर रात को हुई बारिश से हर्षिल की तेलगाड़ में सैलाब आ गया। मलबे से फिर से झील भर गई। इस बीच गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू नालूपानी में भारी भूस्खलन होने से आवाजाही बंद है। बीआरओ द्वारा हाईवे को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इधर देहरादून शहर के कई हिस्सों में भी तेज बारिश जारी है। राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के बढ़ते पानी के बीच भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान ने त्वरित प्रतिक्रिया और अटूट प्रतिबद्धता के साथ व्यापक बाढ़ राहत अभियान शुरू किया है। ऑपरेशनल रेडीनेस और मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए राहत दल तुरंत प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचे और बचाव, निकासी और राहत कार्य आरंभ किए ताकि निचले इलाकों में फंसे नागरिकों की सुरक्षा और सलामती सुनिश्चित की जा सके। इस बीच सवाई माधोपुर में भारी बारिश के कारण जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और ये जलप्रपात जैसा नजारा दिखा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रविवार को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड इतना भयंकर था कि सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों के कारण रास्ता ही पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। जम्मू के भद्रवाह और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण इलाके में काफी जलभराव हो गया है। नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वो जलाशयों, नालों और नदी किनारों से दूर रहें। बिहार के पटना में लगातार हो रही बारिश परेशानी का सबब बन गई है। शहर में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरियापुर, सब्जी बाग जैसे इलाकों में लोगों को जल जमाव से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पंजाब के पठानकोट में रावी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। गुरदासपुर में 7 गांवों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट चुका है। फाजिलका में कांवा वाली पत्तन से लगते गांव से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संगरूर में नेशनल हाईवे धंसने के कारण रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। इस बीच भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान को संभावित बाढ़ की चेतावनी दी है। ये चेतावनी भारत ने मानवीय आधार पर साझा की है, न कि सिंधु जल संधि के तहत। रविवार को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के जरिए ये सूचना पाकिस्तान को भेजी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap with Rajmarg Yatra app. Recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building.
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जब से अंतरिम सरकार आई है, पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों में इतिहास आड़े आ रहा है। बांग्लादेश अभी भी 1971 के दौरान पाकिस्तान के अत्याचारों को भूल नहीं पा रहा है। ये एक बार फिर से सामने आया है पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के मौजूदा दौरे के दरमियान। बांग्लादेश के साथ जन्मजात दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश में ढाका पहुंचे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार अपनी कूटनीति में किस हद तक सफल हो पाए, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने रिश्तों के तार जोड़ने के लिए बार बार धर्म का राग छेड़ने की कोशिश की। भले ही दोनों देश कई मुद्दों पर सहमति बनाने का ऐलान करते नजर आए, लेकिन शत्रुता के मूल मुद्दे पर बात जस की तस बनी रही। तो इसाक डार ने इस्लाम के बताए गए रास्ते के अनुसार दिल साफ करके आगे बढ़ने का संदेश दिया। लेकिन बांग्लादेश संबंधों की बदलती डोर के बीच अनसुलझे मुद्दों पर कतई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने इसाक डार के सामने वित्त मामलों के साथ 1971 नरसंहार को लेकर माफी का मुद्दा उठाया। इसके अलावा बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तान के लोगों के मामले पर चर्चा हुई। इस पर इसाक डार पाकिस्तानी सरकार के प्रयासों के सहारे भागते नजर आए। उन्होंने कहा कि अनसुलझे मुद्दों को 1974 और फिर 2002 में जनरल मुशर्रफ की यात्रा के दौरान 2 बार सुलझाया जा चुका है। दरअसल पाकिस्तान 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार के आरोपों को खारिज करता रहा है। इस पर माफी मांगने से भी कतराता रहा है, लेकिन बांग्लादेश बार बार कह रहा है कि 1971 के अत्याचारों की जिम्मेदारी पाकिस्तान को स्वीकार करनी होगी। अभी इसी साल 15 वर्षों में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच हुई बैठक में भी ये मुद्दा उठा था। इस दौरान 1971 घटना पर माफी के साथ पाकिस्तान से अलग होने के बाद 4.32 अरब डॉलर के बकाये की मांग भी रखी गई थी। पाकिस्तान ने 1974 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 की घटनाओं पर खेद तो जताया था, लेकिन माफी नहीं मांगी थी। 2002 में परवेज मुशर्रफ ढाका के दौरे पर थे। उस समय बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी। तब भी मुशर्रफ ने सिर्फ खेद जताया था, लेकिन माफी नहीं मांगी थी। शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया था कि सिर्फ खेद से काम चलने वाला नहीं है। अब बांग्लादेश में आवामी लीग को हाशिए पर पहुंचा दिया गया है, तो पाकिस्तान एक बार फिर आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जानकारों की माने तो दोनों देशों के संबंधों की बहाली में 1971 की घटनाएं अब भी बड़ी बाधा हैं। अब दोनों देशों ने ट्रेड, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर कर संबंधों को आगे घसीटने का एक प्रयास किया है। लेकिन स्वाभाविकता से परे ये दोस्ती का गठबंधन कितने दिनों चल पाएगा, ये बांग्लादेश में फरवरी में आने वाली सरकार पर निर्भर करेगा कि वो यूनुस प्रशासन की तरह इन पींगों को कहां तक बढ़ाती है। भारत के स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ अपनी सर्वोच्च प्रतिष्ठा को उन्होंने बरकरार रखा है। मीराबाई चानू ने महिला के 48 किलो भार वर्ग में क्लीन और जर्क मिलाकर कुल 193 किलोग्राम का भार उठाया और महिला प्रतिद्वंदियों में शीर्ष स्थान हासिल किया। चोट लगने के बाद उन्होंने एक साल के बाद अंतराल के बाद में वापसी की और वापसी के साथ ही फिर से अपनी चमक उन्होंने बिखेर दी है। और न्यूज़ 9 के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पर 2 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत 662 सीमावर्ती गांवों का विकास किया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर में आदर्श स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन किया। 110 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का एक चरण पूरा कर लिया गया है। इस एकेडमी में 200 विद्यार्थी एनडीए के लिए और 200 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 56वीं आईआईटी परिषद बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर खुशी जाहिर की और कहा कि शैक्षणिक प्रगति का जायजा लेने और अगले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करने के लिए यह अहम बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले,